गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 7 में हम आपको बताने जा रहे हैं यूजफुल केमिकल चेंज। तो यूजफुल केमिकल चेंज में है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंज दैट प्रोवाइड अस फूड। फोटोसिंथेसिस वो केमिकल चेंज है जो हमें क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। इन फोटोसिंथेसिस green leaves of plants change carbon dioxide and water into glucose with the help of sunlight। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन लिप्स जो होते हैं, हरे पत्ते जो होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से क्या करते हैं, सनलाइट की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं। दूसरा केमिकल चेंज है रिस्पिरेशन इज ए केमिकल चेंज इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। रिस्पिरेशन वो केमिकल चेंज है जिसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है। कुकिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज। भाई खाना पकाना क्या है, केमिकल चेंज है। इसमें रॉ फूड अंडरगोज ए चेंज इन कंपोजिशन। रॉ फूड जो होता है, कच्चा खाना जो होता है, वो क्या होता है, पकता है। मेकिंग ऑफ कॉर्ड मिल्क इज ए केमिकल चेंज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। मिल्क क्या केमिकल चेंज है जो बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, बाहर होता है। मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय वेरियस केमिकल प्रोसेस। मेटल जो होता है वो बहुत सारे ओर्स से, पूरा केमिकल प्रोसेस से निकाला जाता है। मेडिसिन इज मेड बाय द कम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस। मेडिसिन भी है कम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस से। ऑफिस में काफी मेडिसिन इज मेड बाई, मेडिसिन आर मेड बाई कम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस बर्निंग ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी इन केमिकल चेंज। भाई तो मेडिसिन भी केमिकल प्रोसेस बनता है और बर्निंग ऑफ फ्यूल जो होता है वो भी केमिकल चेंज के कारण होता है। देयर आर मेनी मोर केमिकल चेंज एंड टेक प्लेस। और हमारे चारों का बहुत सारा केमिकल चेंज होता है। नाउ वी कैन टेल यू द ग्रोइंग अप इन फिजिकल केमिकल। अब हम आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी अनडिजायरेबल केमिकल चेंज, ऐसा केमिकल चेंज जो अनडिजायरेबल है, जो हम नहीं चाहते हो। तो पॉल्यूशन इज अनडिजायरेबल केमिकल चेंज एज इट वाज हार्मफुल टू आवर हेल्थ एज वेल एज इन्वायरमेंट। पॉल्यूशन जो है भाई ये केमिकल चेंज है जो कि क्या है, हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट दोनों के लिए हानिकारक है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाना का खराब होना, ये अनडिजायरेबल केमिकल चेंज है। कोरेशन ऑफ मेटल इज अनडिजायरेबल केमिकल चेंज एज लीड टू लॉस ऑफ मेटल, चूंकि इससे मेटल का लॉस होता है। अब एक वर्ड है कोरेजन। तो कोरेजन का मतलब होता है क्षय होना। व्हेन थिंग आर मेड ऑफ मेटल आर एक्सपोज टू एयर, जब मेटल जो होता है हवा में एक्सपोज होता है, दे में रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। फिर ऑक्सीजन वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर केमिकल कंपाउंड बनता है। द लेयर ऑफ मेटल कीप रिएक्ट टू फ्रॉम सच कंपाउंड विच आर नॉट यूजफुल। और ऐसा चीज बनता है जो कि यूजफुल नहीं है। सच वेस्टिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरेजन। और इस तरह मेटल की बर्बादी क्या कहलाती है, कोरेजन कहलाती है। दस कोरेजन कैन डिफाइन एज द स्लो वेस्टिंग ऑफ मेटल ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। इस तरह कोरेजन को हम डिफाइन कर सकते हैं स्लो वेस्टिंग का तरीका जो एक्सपोज होता है एयर और मॉइस्चर में। मेटल लाइक आयरन, कॉपर एंड सिल्वर कोरेट वेरी इजीली। मेटल में जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर जो तो बहुत जल्दी कोरेजन होता है। नेक्स्ट से हम आपको पढ़ाएंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 7। आप लोगों का चैप्टर भी आज से 7 चालू होगा। ये कल हमने जो लेसन 6 था रहीम स्नोर, रहीम की खराहटे, वो ख़त्म कर दी थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। आज लेसन 7 चालू करते हैं। टॉपिक है टू मगन लाल गांधी। मगन लाल गांधी के बारे में पढ़ना है। जैसे टाइटल हम देख रहे हैं गांधी, तो यानी कि कुछ ना कुछ इनका रिलेशन गांधी जी से दिख रहा है। चैप्टर पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। डू यू नो दैट मगन लाल गांधी वाज ए फॉलोअर ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। क्या आप जानते हैं कि मगन लाल गांधी जो थे वो मोहनदास करमचंद गांधी के अनुसरण किया करें, यानी कि उनके फॉलोअर थे। ही वाज ए ग्रैंडसन ऑफ एन अंकल ऑफ महात्मा। महात्मा गांधी जो थे इनके दादाजी थे
और ये उनके चचेरे पोते थे, ठीक है। ही लिव्ड फ्रॉम 1883 टू 1928, 1883 से लेकर 1928 के बीच की बात है। इट वॉज ही हु सजेस्टेड दैट द वर्ड सत्याग्रह शुड डिफाइन गांधी नॉन वायलेंस मेथड। इनकी जीवनी काफी शॉर्ट ऑफ पीरियड दिखा रही है और इन्होंने ही वर्ड सत्याग्रह बताया था, जिसका मीनिंग था, डिफाइन किया था, गांधी मतलब कि नॉन वायलेंस, यानी कि सत्याग्रह, यानी कि किसी प्रकार का वायलेंस नहीं, एकदम शांति से सब काम करना है। लेट रीड्स ए लेटर फ्रॉम बापू टू हिम, एक पत्र देखते हैं। आफ्टर मार्च 14, 1915 के 14 मार्च के बाद, भाई श्री, यू आर राइट इन व्हाट यू थिंक अबाउट नॉन वायलेंस। आप सही हैं, आपने जो नॉन वायलेंस के बारे में सोचा है वो सही है। इट एसेंशियल आर दया, अक्रोध, अमन, इटीसी। यह आवश्यक है दया के लिए, अक्रोध के लिए, मतलब कि अवरोध के लिए और अमन के लिए, ये जरूरी है। सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, और यह आधारित किस पर है? असत्य, यानी कि नॉन वायलेंस पर इसकी नींव है। We saw this clearly in Calcutta and came to the conclusion that we should include it among our poor. हम कलकत्ता से लौटे तो जाना इसमें, और इसमें हम लोग इंक्लूडेड हुए हैं, तो हमें मालूम चला इसके बारे में। The thought led to the further conclusion that we must observe all the yams and that जो पूरी जो विचारे जो थी, जो कंक्लूजन जो था वो यहीं पर था। इफ वी डू शो बाई वे ऑफ बो वी प्रेसिस द इनर सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वायलेंस। अगर आप शांति से रहते हैं, अगर आप झुके हुए रहते हैं, तो आपके अंदर अपने आप नॉन वायलेंस जो है वो आएगा। इन माई टॉक्स विथ 100 ऑफ मेन हेयर, मैंने 100 व्यक्तियों से ऊपर से बात की। आई प्लेस द वेरियस याम्स एबव एवरीथिंग एल्स, मैंने सबके बारे में देखा। I remember these words in Calcutta on this occasion and pondered deeply over it. मुझे यह याद है कलकत्ता में जब मैंने इसे समझा था। I am absolutely clear in my mind that India's deliverance and ours will be achieved through the observe of these four. मैं उसी समय समझ पाया था और मैंने अपने माइंड में यह बात सेटअप कर ली थी कि मुझे किसी भी प्रकार से जो मिलेगा वो हमें किस प्रकार से मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा, यानी कि झुक कर ही मिलेगा। इन ऑब्जर्विंग द बो ऑफ नॉन हार्ट होल्डिंग, द मेन थिंग टू बी बोर्न इन माइंड इज नॉट टू स्टोर अप एनीथिंग विच वी डू नॉट रिक्वायर। मेन मीनिंग क्या था इसका, कि अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आप उसे चलने दीजिए। फॉर एग्रीकल्चर वी मे कीप बुल्स if we use them and the equipment required for them. For example, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आपको एग्रीकल्चर करना, आपको खेती करनी है, तो आपको क्या चाहिए? आपको एक बैलगाड़ी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए जो फार्मिंग में हेल्पफुल होता है। यानी कि उसी प्रकार से अगर आपको देश को आज़ादी दिलानी है तो आपके पास भी कुछ होना चाहिए, और वो क्या है? सत्याग्रह, अहिंसा। आप उसी से देश को आज़ादी दिला सकते हैं। यही मगनलाल गांधी का सोच था। But we shall always ask ourselves whether bulk and food grains are in fact needed. लेकिन कहाँ इनकी जरूरत है दोनों की? देखिए, इसके कहने का मीनिंग हुआ कि अनाज की तो जरूरत हम समझते हैं खाने में, बैलगाड़ी की जरूरत कहाँ पे है? काम करने के लिए सही तरीके से। अगर उसका मिसयूज करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक भी होगा। ये बात आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ का अगर आप ओवर यूज कीजिए, चाहे मिस यूज कीजिए, तो जो चीज़ आपके लिए सही है वो एक समय आएगा जब आपको हानिकारक बन जाएगा आपके लिए। वी आर टू ऑब्जर्व ऑल द याम्स इन थॉट एज वेल सो डैट वी शैल ग्रो मोर सिक्योर इन देम फ्रॉम डे टू डे एंड कम टू थिंक ऑफ फ्रेश थिंग टू डे। समय के साथ इनकी सोच बढ़ती गई और एक ऐसा समय आया जब ये पूर्ण रूप से इसमें निहित हो गए और फॉर्मली डिक्लेयर बोनस और अपने पोजीशन को भी इसी में उन्होंने लगा दिया। रिनोकेशन हैज नो लिमिट टू इट, इसकी कोई सीमा नहीं थी।
The more we renounce, the more shall we grow in the hoarding and practice. We giving up hoarding as far as the physical possible to do. We shall have kept the bow in non-hoarding. सही इन्होंने बोला कि जितनी आप प्रयास कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही आप आगे की तरफ बढ़िएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, फिजिकली पॉसिबल हो नहीं करते हैं, तो आप इसे संभव नहीं कर सकते हैं। द सेम इन ट्रू अबाउट नॉन स्टीलिंग। इसी प्रकार से चुराना में भी नॉन स्टीलिंग कलमे नहीं कि अगर आप चुराने की इच्छा नहीं रखते हैं तो यही व्यू रखना पड़ेगा। नॉन होर्डिंग रिफरेंस टू स्टॉकिंग ऑफ थिंग्स नॉट नीडेड। जिस चीज़ की जरूरत नहीं आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। नॉन स्टीलिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ सच थिंग्स। और नॉन स्टीलिंग जो इसी की तरफ हमें जोड़ देता है। इफ आई नीड ओनली वन शर्ट टू कवर माई सेल्फ विथ बट यूज टू, आई एम गिल्टी टू स्टीलिंग वन फॉर अनदर। सपोर्ट कीजिए, मतलब कि एक इमेजिन कीजिए कि अगर आपको एक शर्ट ही आपके बॉडी को ढक देती है, तो आप अगर दिल में 2 शर्ट का ख्याल कीजिएगा ना, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे शर्ट को चुरा रहे हैं, यानी कि आपके अंदर गलत भावनाएं आ रही हैं। फॉर ए शर्ट विच कुड हैव बीन ऑफ यूज टू समवन एल्स डज नॉट बिलोंग टू मी। और अगर आप यूज करते हैं तो वो आपसे जुड़े हुए नहीं हैं। कल इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा, आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 आपका हिंदी की क्लास है। आज पढ़ना है संचार क्रांति, कम्युनिकेशन। हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, और आज के तारीख में कम्युनिकेशन जो है काफ़ी फैला हुआ है। हम हर तरह से लोगों से जुड़े हुए हैं। जितना जल्दी से जल्दी हम किसी से जुड़ सकते हैं, ऐसा बहुत सा माध्यम है जिससे हम किसी भी देश के कोने में, दुनिया के कोने में किसी से भी जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। इसी को बोलते हैं संचार क्रांति। पहले जो था, आदमी को कहीं भी जाने में, किसी से बात करने में काफ़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि इतने सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं थे। लेकिन आज के तारीख में हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं संचार के क्षेत्र में, जिससे हम मिनटों में कहीं भी जुड़ सकते हैं। इसी को बोलते हैं संचार क्रांति। कि संचार क्षेत्र में क्रांति आ गई और हम किसी से भी कहीं भी बातें कर सकते हैं मिनटों में, समझे। आज का आधुनिक युग संचार क्रांति का युग है। आज संचार के साधनों के पूरे विश्व को जोड़ दिया है। यही संचार के माध्यम से हम आज पूरे वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं, और हम किसी से भी तुरंत, किसी से आदमी, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिससे हम तुरंत जुड़ सकते हैं। टेलीफोन है, मोबाइल है, टेलीविज़न है। आज संचार के साधनों ने पूरे विश्व को जोड़ दिया है। शिक्षा, विकास एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान में संचार का साधनों का अत्यधिक महत्व है। संचार का अर्थ होता है संदेश अथवा सूचना देना। इस प्रकार जो साधन संदेश अथवा सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए काम में लाए जाते हैं, उन्हें संचार के साधन कहते हैं। प्राचीन काल में कबूतर पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। पहले हम लोग, जब ये सब नहीं था, संचार का ये सब हम लोग को अवेलेबल नहीं था, ये सब नहीं उसमें ये इन्वेंट हो पाया था, तो हम लोग कबूतरों के माध्यम से, कबूतरों के पैर में हम लोग कुछ लिख कर बांध देते थे, वो संदेश लेके जाया करता था। उससे हम लोग को कोई भी चीज़, जानकारी मिलती थी कहीं की। तो घुड़सवार संदेशों को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे घोड़े के माध्यम से। तब संदेशों को पहुंचाने में बहुत समय नष्ट होता था, किंतु वर्तमान समय में संचार के एक से बढ़कर एक उत्तम साधन विकसित हो गए हैं। आज हमारे पास रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, टेलीग्राम, फैक्स, टेलीप्रिंटर, इंटरनेट आदि संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध हैं। इन साधनों द्वारा संदेशों को कुछ ही क्षण में दुनिया के किसी भी कोने में सरलता से भेजा जा सकता है। आइए इनके विषय में विस्तार से जानें। रेडियो पर हम गीत, संगीत, समाचार, कृषि, खेल कूद के सामाजिक कार्यक्रम सुन सकते हैं।
रेडियो परिवार के सभी लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और समाचारों की ताज़ा जानकारी प्रसारित करती है। पहले रेडियो आया, रेडियो को बनाए मार्कोनी ने, तो रेडियो से पहले सिर्फ हम लोग सुनते थे, कोई भी जानकारी, समाचार, कोई भी जानकारी, कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी हमें मिलती थी। अब हमारा साइंस इतना डेवलप हो गया है कि हम सुनने के साथ साथ उसकी तस्वीर को भी देखते हैं, तस्वीर को भी दिखाया जाता है और बताया जाता है, तो हम लोग और अच्छी तरह से समझ जाते हैं। टेलीविज़न पर हम सुनने के साथ साथ दृश्यों को देख भी सकते हैं। ये संपूर्ण संसार की घटनाओं और फिल्मों, अनुरंजक कार्यक्रमों और अनेक सामाजिक कार्यक्रमों को हमारे सामने साक्षात प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा हम घर बैठे दुनिया देख सकते हैं। हमारे देश में वीडियो और टेलीविज़न का प्रसारण दूर दूर ग्रामीण स्थानों तक है। अब ऐसा है कि हर क्षेत्र में, हर गांव में, देश के कोने कोने में रेडियो टेलीविज़न का प्रसारण फैला हुआ है। इनके प्रसारण को सभी लोग रुचिपूर्वक सुनते हैं और देखते हैं, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। संचार के साधनों में कुछ साल पहले तक टेलीग्राम का महत्वपूर्ण स्थान था। इनके माध्यम से हम कम समय में संदेशों को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो आज आपका संचार क्रांति के बारे में यहीं तक मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और फिर आप लोग को अगले नेक्स्ट क्लास में और बाकी की पढ़ाई होगी, फिर खुद को पढ़ लेंगे संचार क्रांति के बारे में। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7th के लिए 13.5 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बताना है। तो आज बेसिक चीज़ आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ, अगर ट्रायंगल है तो उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। और दूसरा है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 लेग्स। और तीसरा है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल और 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और चौथा है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 इंटू बी इंटू √a² माइनस b²/4। ये था चौथा, ठीक है। और लास्ट में एक और एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड दिया रहता है, तो उसको स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। वो है एस √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, और s इक्वल टू a प्लस b प्लस c/2।
तो ये 5 जो एरिया है, इसी एरिया के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें प्रैक्टिस टाइम 13.5 में ये टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरा है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू लेग्स। और तीसरा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और चौथा है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बी इंटू √a² माइनस b²/4। और पांचवा है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, यानी s का जो वैल्यू होगा a प्लस b प्लस c/2। तो यहाँ पर ये पांचों फार्मूला आपको याद कर लेना होगा। याद करने के बाद ये लेसन स्टार्ट किया जाएगा और इसमें टोटल A से लेकर 8 तक क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन ए स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन ए स्क्वायर। इसमें बेस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड यानी बेस इंटू हाइट। तो ये ए नंबर का क्वेश्चन आपका सिंपल फर्स्ट नंबर के फॉर्मूला से बन जाएगा। और बी नंबर का क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया और √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला पर बन जाएगा। इस तरह से सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप ए बी सी है ना 3 क्वेश्चन आप बनाएंगे और डी से लेकर और 8 तक जो क्वेश्चन होगा हम आपको कल बताएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर ए तक बनाएंगे। स्टूडेंट क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 7 में एसएसटी हम लोग सिविक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। सिविक्स में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लेजिस्लेचर के बारे में, कि यहाँ हमारे इंडियन गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं या फिर उसके स्टेट जो है कितने ऑर्गन्स में कितने अंगों में काम करते हैं। तो हम लोगों ने जाना था कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी स्टेट हैं वे सब 3 ऑर्गन में 3 अंगों में काम करते हैं मुख्यतः। और उन 3 ऑर्गन कौन कौन से थे? तो पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो इन तीनों में से हम लोगों ने जो लेजिस्लेचर के बारे में कल एक चैप्टर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ख़त्म किए थे। अब आज हम लोग जानेंगे नेक्स्ट ऑर्गन, सेकेंड ऑर्गन एग्जीक्यूटिव के बारे में कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है, कार्यपालिका क्या होता है। इसमें हम लोग लिखेंगे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका, हम लोग कार्यपालिका होता क्या है? तो लेजिस्लेचर के बारे में हम लोगों ने जाना था कि लेजिस्लेचर होता क्या है, विधानमंडल क्या होता है। तो विधानमंडल क्या होता है उसमें जाने थे लोग कि विधानमंडल हमारे केंद्र का लेजिस्लेचर अलग होता है और हर एक स्टेट का लेजिस्लेचर अलग होता है। तो लेजिस्लेचर में जो भी होते हैं केंद्र का हो या फिर राज्य का, दोनों का काम एक ही होता है कि वो केवल नियमों को बनाएगा या फिर नियमों में संशोधन करता है। नियमों को बनाने का काम, लॉ को बनाने का काम कौन सा करता है? लेजिस्लेचर करता है। एग्जीक्यूटिव का कार्य क्या होता है? कार्यपालिका। तो यदि विधानमंडल में जो भी नियम, जो भी लॉ बनाए जाते हैं तो उस नियम को, उस लॉ को कार्य में लाने का काम जो करेगा वो कार्यपालिका करेगा। अब कार्यपालिका में कौन कौन से मेंबर होंगे, कौन कौन से सदस्य होंगे जो उस बनाए गए लॉ को कार्य में लाने में सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। तो इसमें द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट मेनली ऑफ गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव का जो कार्य होता है वो मुख्यतः 3 होते हैं, मुख्यतः होते हैं। उसमें सबसे हेड जो होंगे उनके सबसे हेड गवर्नर होंगे। ऑफिशियल हेड में माना जाता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के जो हेड होंगे वो हर एक स्टेट के वहाँ के गवर्नर ऑफिशियल हेड कहलाते हैं। ऑफिशियल हेड वही होंगे और उसके बाद उसके नेक्स्ट पोजीशन पे चीफ मिनिस्टर होते हैं।
यानी कि एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है ऑफिशियली? तो एग्जीक्यूटिव का हेड ऑफिशियली गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट, रियल हेड कौन होते हैं? रियल हेड में चीफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि उस कार्य को करने का जो काम करेंगे वे चीफ मिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद के स्टेप में आते हैं इसमें सहयोग करने में मेंबर कौन कौन से आते हैं? तो काउंसिल मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर। ये एक सीरीज है और ये सीरीज जो है आप लोग याद करेंगे कि ऑफिशियली हेड कौन होता है एग्जीक्यूटिव के? गवर्नर होंगे। नेक्स्ट, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे उसके चीफ मिनिस्टर होंगे, जो भी स्टेट होगा हर एक स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होंगे। उसके बाद वहाँ के काउंसिल मिनिस्टर, विधान परिषद, नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और लास्ट जो होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर। तो ये 6 स्टेप हैं, ये वे मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव के सदस्य जो किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा पारित किए गए लॉ को कार्य में लाने में मदद करते हैं। सबसे हेड कौन होंगे? तो हेड में याद रखेंगे कि हर एक स्टेट के गवर्नर उस एग्जीक्यूटिव ऑर्गेन का हेड होता है। ऑर्गेन का हेड होने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। और बाकी उसके बाद डिप्यूटी मिनिस्टर के बाद आप लोग जानते होंगे, उसके बाद हम लोग आते हैं, पब्लिक आते हैं, सिंपल। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव के मेन ऑर्गेन्स, मेन उसके मेंबर जो इनको कार्य में लाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर। गवर्नर कौन होते हैं, क्या होते हैं, इनका पावर क्या होता है, इनको देखते हैं लोग। जानते हैं तो गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। राज्यपाल जो होते हैं किसी भी कार्यपालिका का वो हेड पर्सन होते हैं, प्रधान होते हैं। एंड हाउ एवर ही इज ओनली द ऑफिशियल हेड। लेकिन यह भी है कि ऑफिशियली यानी यदि कार्यालय हेतु माना जाता है तो ऑफिशियली हेड जो होते हैं उसके गवर्नर होंगे, लेकिन रियल हेड जो होता है वह चीफ मिनिस्टर होता है, यानी चीफ मिनिस्टर उसको ज़्यादा काम करते हैं। इट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर हु होल्ड द रियल पावर। और गवर्नर कोई भी काम करेंगे तो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से, सलाह से ही काम करते हैं। यानी रियल पावर में देखा जाए तो रियल पावर में चीफ मिनिस्टर होते हैं और ऑफिशियल पावर में यहाँ के किसी भी स्टेट के गवर्नर होते हैं। अपॉइंटमेंट, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हर एक स्टेट में जो भी गवर्नर होते हैं, जो ऑफिशियली हेड होते हैं, तो उस गवर्नर की नियुक्ति कहाँ से होती है? डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। गवर्नर का किसी भी तरह का इलेक्शन नहीं होता है, मतदान नहीं होता है। लेकिन रियल हेड जो चीफ मिनिस्टर होता है तो इसका क्या होता है? इलेक्शन होता है, मतदान होता है। जैसे अभी हम लोग के पास में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, तो अभी किसी का चुनाव हो रहा है बिहार में, तो वो चीफ मिनिस्टर का हो रहा है। और गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है याद रखेंगे, तो गवर्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट डायरेक्ट करते हैं। यह एंड ए पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट एट ए टाइम। एक गवर्नर एक राज्य में बहुतों बार बन सकता है। यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि ये गवर्नर इस राज्य के लिए बढ़िया है तो वो गवर्नर एक राज्य में बहुतों बार बन सकता है, या फिर वही गवर्नर किसी दूसरे भी स्टेट में बन सकता है। जैसे हम लोग के पास में अभी के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद है। तो रामनाथ कोविंद हम लोग के बिहार के पहले गवर्नर रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद हमारे बिहार के क्या रह चुके हैं? गवर्नर भी रह चुके हैं। द गवर्नर नॉर्मल टर्म इज ऑफिस इज द 5 ईयर। गवर्नर का मुख्य कार्यकाल जो होता है, उसका अवधि जो होता है वह राज्यपाल की अवधि मुख्य मेनली 5 ईयर के लिए होते हैं। एंड ही कैन रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट अर्लियर बाय ए रिटन अगेंस्ट लेटर ऑफ द प्रेसिडेंट। यदि गवर्नर को लगता है किसी भी कारण से उसे लगता है कि हाँ हम इस पोस्ट पे नहीं रहना है, या फिर इस पोस्ट से हमें बरा जाना है, या फिर इस पोस्ट को छोड़ना है, तो वह रेजिग्नेशन लेटर लिख करके प्रेसिडेंट को उस पद से इस्तीफा दे सकता है, गवर्नर के पोस्ट को छोड़ सकता है, राज्यपाल के पोस्ट को छोड़ सकता है। द प्रेसिडेंट में ऑल्सो रिमूव हिम ऑन द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस। और यदि प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति जो हैं वे भी गवर्नर को हटा सकते हैं। तो यह था गवर्नर का अपॉइंटमेंट।
और टर्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि इसका पावर क्या है और चीफ मिनिस्टर के बारे में। थैंक यू।